वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक पार्ट में बना चुकी हूँ इस वीडियो का। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है फिर से। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रह गए थे वो कर लेते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस कवर कर पाना अ, हो तो जाते हैं, बट थोड़ी सी वीडियो ना लेंदी बन जाती है, तो एंड सम टाइम इट फील बोरिंग। तो सेकंड पार्ट ये कर लेते हैं। इसमें हम जो पहला ही क्वेश्चन लेने वाली हूँ मैं। ये सेक्शन सी का है और इसमें आप देख लो, कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और 20 नंबर का आपका क्वेश्चन होने वाला है और आपको 350 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है? तो यही ऐसा सेक्शन है जिसका आपको ने स्पेशल ध्यान रखना है, टाइम का और वर्ड्स का। ओके? तो सबसे पहला ही हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है? इसको आप अच्छे से करके जाना। जो हम चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अभिज्ञान शाकुंतलम से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो आया है, इन अभिज्ञान शाकुंतलम हाउ डज़ कालिदासा रिवर्क द स्टोरी ऑफ शकुंतला एज़ नैरेटेड इन द महाभारत? कि जो महाभारत में जिस तरह से शकुंतला को दिखाया गया है ना, तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला को किस तरह से अलग दिखाया, मतलब जिस तरह से महाभारत में है और एक जो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो शकुंतला का कैरेक्टर है, वो कैसे उसने रीवर्क किया है। रीवर्क मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि किस तरीके से उसने बताया है, या फिर उसने कैसे क्या बताने की कोशिश की है उसमें। ठीक है? तो रीवर्क हमें बताना है यहाँ पर। चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है? So Kalidasa transformed the Mahabharata's straightforward tale into a nuanced, romantic drama. ठीक है? Emphasizing Shakuntala's innocence and adding the curse, ठीक है, curse by Seg Durvasa, introducing the symbolic ring and softening her character from the assertive woman of the epic to a shy or nature loving ideal, creating a more artistic, emotional, and ultimately happily ever after story with complex character and poetic depth. ठीक है? तो रीवर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इतना सा तो हमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दोनों के बारे में बताना पड़ेगा हमें, महाभारत के बारे में भी और अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में भी। तो इन दोनों चीज़ों को साथ साथ कंपैरिजन वे में मैं इसका आंसर लिखने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना थोड़ा सा। ठीक है? सो here are key reworking in, ये ऐसे करते हैं, इसको मैं अनदर हेडिंग दे देती हूँ, दोनों को मैं कंपैरिजन के साथ लिखने वाली हूँ। ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम। सो या इंट्रोडक्शन ऑफ द कर्स एंड द रिंग। पहले हम इन दोनों के बारे में बात करें, कर्स और रिंग के बारे में। तो महाभारत में क्या बोला गया है और कालिदास ने का जो रिंग वर्किंग है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले महाभारत की बात करते हैं। तो किंग दुष्यंत जो है, ही डेलिबरेटली फॉरगेट्स, भूल जाता है ना, forgets or pretend to forget Shakuntala when she arrives at his court with their 6-year-old son. Okay? And also fearing social backlashes or suspicion regarding the child's legitimacy. There is no external force causing his memory loss. ये तो महाभारत में बताया गया। अब कालिदास का जो रीवर्किंग है उसमें बताया गया, कालिदास इंट्रोड्यूसेस सेग दुर्वासा's curse, which causes Dushyant to genuinely forget Shakuntala because she was distracted by her thoughts of him and neglected her duties. Okay, neglected her duties. He also adds the signet ring, जिस रिंग की हम बात कर रहे हैं ना, signet ring as a token of recognition. The curse is only lifted when the king sees this memento. This device shifts the narrative from one of personal betrayal of one of tragic fate, effectively exaggerating the king of moral guilt. तो ये तो इन्होंने कालिदास ने का रिवर्किंग बता दिया यहाँ पर।
और महाभारत के बारे में जिस तरह से उसने डेलिबरेटली वो भूल जाता है शकुंतला को, और जब वो अपने 6 ईयर ओल्ड सन को लेकर आती है उसके कोर्ट में, तो वहां पर किस तरह से महाभारत में मतलब इस तरह से बताया गया है कि और देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स कॉजिंग हिज मेमोरी लॉस, मतलब ऐसा कुछ था नहीं, बट महाभारत में उन्होंने इसी तरह से लिखा हुआ है। सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैरेक्टराइजेशन ऑफ शकुंतला। तो महाभारत में उसके बारे में क्या बताया गया है कि शकुंतला इज डिपिक्टेड एज अ स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ओके, और assertive woman, okay. Before agreeing to marry Dushyant, she demands a significant play that her son will be the heir, ठीक है, to the throne. When rejected at court, she fiercely rebukes him and defends her own dignity and her son's rights. तो ये तो उसके बारे में महाभारत में बताया गया है। अब कालिदास इज रिवर्किंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि कालिदास जो है अपने ही softens her character into a shy, innocent, ठीक है, एंड पैसिव। देखो, महाभारत में तो उसको स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और असर्टिव वुमन बताया है, बट कालिदास जब रिवर्किंग करते हैं अपनी, तो उन्होंने शकुंतला को शाय, इनोसेंट और पैसिव हीरोइन बताया। शी डज नॉट डिमांड कंडीशंस फॉर मैरिज एंड हर कंपेनियंस अनसुया और प्रियंवदा ऑफर स्पीक फॉर हर। Her rejection at court leads to humble acceptance and silent suffering rather than a spirited confrontation. Got it? थर्ड हमारा थर्ड हेडिंग लिखेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सोनरेशन ऑफ दुष्यंत। तो महाभारत में उनके उसके बारे में क्या बताया गया है कि दुष्यंत जो है अपीयर्स ह्यूमनली फ्लॉड, ठीक है, एंड समवॉट cynical. He acknowledged he recognized her only after a heavenly voice commands him to accept her. इतना तो महाभारत में बता दिया गया है। और कालिदास रिवर्किंग में इन्होंने क्या आप लिखेंगे कि बाय मेकिंग द किंग अ विक्टिम ऑफ अ कर्स, कालिदास प्रिजर्व्स दुष्यंत स्टेटस एज अ नोबल हीरो, ठीक है। यहाँ पर कालिदास उसको एक नोबल हीरो की तरह बता रहे हैं, ठीक है। हिज रिजेक्शन ऑफ शकुंतला इज अ ट्रेजिक एरर ऑफ मेमोरी रादर देन ए कोल्ड ब्लडेड कैलकुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर दुष्यंत के बारे में कालिदास की रिवर्किंग के बारे में बता देंगे आप। फिर एक और पॉइंट में बना देती हूँ, सेटिंग एंड रीयूनियन, ठीक है। अब इसमें जो महाभारत में की बात कर लेते हैं हम पहले। तो महाभारत में क्या बताया गया कि द रीयूनियन हैपन्स एट कण्वाज आश्रम, ठीक है, ऋषि कण्व जो थे ना, उनके आश्रम पर रीयूनाइट होते हैं वो लोग। एंड द सन इज सेवरल इयर्स ओल्ड एंड दुष्यंत सीज हिम प्लेइंग विद लायंस। इतना बड़ा हो जाता है बच्चा। और अगर कालिदास की रिवर्किंग के बारे में बात करें हम, रिवर्किंग, ठीक है, इसमें आप लिखेंगे कि द रीयूनियन इज शिफ्टेड टू द सेलेस्टियल हर्मिटेज ऑफ सेग मरिका, ठीक है, occurring after Dushyant has undergone a period of intense remorse and purification. So this elevates the ending to a more spiritual and moral union. इसके बाद आप एक और पॉइंट में लिख देती हूँ, आप थेमेटिक डेथ, ठीक है, थीम जो बताई गई है। तो इसमें आप बताएंगे कि दिस एड्स लेयर ऑफ फेट, ड्यूटी एंड पावर ऑफ ट्रू लव to create a more artistic and spiritually uplifting narrative ending in a perfect harmonious reunion. Okay.
फिर हम कंक्लूजन लिख देंगे। कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि कालिदास took a core story and transformed it from a simpler epic episode into a psychologically complex or poetically rich play, elaborate for its idealized heroine or romantic sensibility। बस इतना लिख देना आप लोग। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना कि 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो जितना अच्छे से लिख पाओगे 350 वर्ड्स में उतना बेटर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। देखो इस सेक्शन में, ये जो सी सेक्शन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं वो सारे करवाने वाली हूँ क्योंकि वो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि वो सेम टू सेम ही आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। कहने की बात है कि जो भी आपके सामने है, जैसे यहाँ पर कालिदास के बारे में पूछ लिया गया है, तो ये सेम क्वेश्चन ना आके इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दे देंगे वो। ठीक है, और वो मतलब आंसर सेम रहेगा, बट आपको थोड़ा सा ट्रिकली सोचना है कि ये क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, कई बार ना कुछ ट्रिक्स के साथ या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों से क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ देते हैं, बट आपको आपको ध्यान रखना है कि वो एक्चुअली क्या पूछ रहा है। ओके, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे और आप अच्छे से अपना आंसर भी लिख पाएंगे। सेकंड है, व्हाट वर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द्रौपदी बिफोर द ऑडियंस एट द कोर्ट एट द टाइम ऑफ हर ह्यूमिलिएशन। व्हाट डू दीज क्वेश्चंस टेल अस अबाउट कैरेक्टर। कि जब द्रौपदी का जब वो चीर हरण हो रहा था ना, उस टाइम उसने, जो लोग बैठे हुए थे वहां पर, सभा में जो लोग बैठे हुए थे, जब उसका ह्यूमिलेशन हो रहा था, तो उसने क्या सवाल पूछा उन सबसे। ठीक है, और वो सवाल उसके कैरेक्टर के बारे में क्या चीज दर्शाते हैं, क्या बताते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये आपको आंसर लिखना है। चलिए, सो इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे कि इन महाभारत स्पेसिफिकली विद इन द सभा पर्व। सभा, सभा कौन सी होती थी जो हम लोग टीवी में देखते थे ना, जब वो महाराज की सभा लगी होती थी तो उसी के बारे में बात कर रही थी। सभा पर द्रौपदी रेजेस अ प्रोफाउंड लीगल, ठीक है, लीगल और मोरल चैलेंजेस टू द कुरु एल्डर्स, मतलब जो कुरुवंश के जो बड़े लोग थे, एल्डर्स जो थे, ड्यूरिंग हर पब्लिक ह्यूमिलिएशन अकॉर्डिंग टू मटीरियल अवेलेबल, या फिर आप बोल सकते हैं कि her questions and the subsequent silence of the court are pivotal moments that critique the societal norms of that time। इसमें आप बता सकते हैं कि ड्यूरिंग हर ह्यूमिलेशन द्रौपदी क्वेश्चंस द कोर्ट दैट डिड युधिष्ठिर लॉस हिमसेल्फ फर्स्ट और मी। ठीक है, और इसके अलावा और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे करवाने वाली हूँ। दीज क्वेश्चंस रिवील हर शार्प इंटेलेक्ट, करेज, इंटेलेक्ट, करेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। ठीक है, एंड धर्मा, चैलेंजिंग पेट्राइजल नॉर्म्स बाय asserting her personhood and demanding accountability, not just for a legal technically, but for the moral injustice of treating a woman as property or highlighting her strength against overwhelming adversity। अब हम द्रौपदी के जो क्वेश्चंस थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तीनों क्वेश्चंस लिख दिए हैं, द्रौपदीज क्वेश्चन इन द कोर्ट। ठीक है, फर्स्ट था, whom did you whom did युधिष्ठिर lose first, himself or me। ओके, सो इस दैट मीन्स कि दिस क्वेश्चन posed to the messenger aimed to establish the sequence of events। ठीक है, सेकंड है, after losing himself did he still possess the right to stake me। Means she argued that having lost his own freedom, he could not vigor hers। Okay, third था कि can a woman, a queen, become a slave because her husband gambled her away। तो this shifted the focus from legal minutiae to the fundamental morality and fairness of the act। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे। इसके बाद हम बात करेंगे उसके कैरेक्टर के बारे में।
सो ये जो आप थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आप थोड़ा-सा ये भी बता देना कि यहाँ पर आइडेंटिटी और राइट्स के बारे में बात हो रही है कि शी आस्क्ड दैट इज़ द वाइफ ऑफ किंग धर्मा और अ स्लेव और फ्री? तो शी challenges the notion that a woman is mere property to be transacted without her consent. ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट और लिख देती हूँ मैं, क्रिटिक ऑफ द गेम। एक क्वेश्चन ये भी था, तो शी क्वेश्चंस कि व्हाई अ किंग वुड गैम्बल अवे हिज वाइफ एंड वेदर देयर वाज नथिंग एल्स लेफ्ट टू स्टेक बिफोर हर। शी हाइलाइट्स दैट युधिष्ठिर वाज अ novice manipulated by deceitful experts like शकुनी। ओके, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आप चार क्वेश्चन आप बता देना उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हम कैरेक्टर रिवील करेंगे द्रौपदी का। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे व्हाट दीज क्वेश्चन शो अबाउट हर कैरेक्टर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना ऊपर द्रौपदी की के द्वारा, तो वो हम उन क्वेश्चंस के जरिए हाउ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द्रौपदीज कैरेक्टर। तो इसमें फर्स्ट लिखेंगे हम शार्प इंटेलेक्ट और लीगल एक्यूमेन। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे कि शी यूज लीगल रीजनिंग टू अनरेवल द injustice, understanding that if Yudhishthir was a slave, he couldn't possess property for a wife. ठीक है, टू गैम्बल मतलब जब युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं था हारने के लिए, तो वो वाइफ को मतलब एक प्रॉपर्टी की तरह ही कांट यूज टू गैम्बल। ठीक है, तो ये चीज उसकी शार्पनेस, इंटेलेक्ट और लीगल एक्यूमेन के बारे में बताता है। करेज एंड डिग्निटी, she fearlessly challenges powerful elders and kings like Bhishma or Drona in a highly patriarchal setting, refusing to accept humiliation silently. ओके, तो वो अपना करेज दिखाती है अपनी डिग्निटी के लिए कि जितने भी बड़े-बड़े लोग बैठे होते हैं उनके सामने वो अपने क्वेश्चन से रेज करती है अपने बारे में। तो ये उसका करेज भी बताता है, उसकी डिग्निटी भी बताती है कि हाउ शी वाज़ fiercely was trying to secure his dignity. Then third है assertion and personhood, assertion of personhood. ठीक है, so जो उसके क्वेश्चंस थे कि हर क्वेश्चन treated herself as a person, not a not an object or chattel, fundamentally questioning to a patriarchal assumptions about a woman's status. ठीक है, तो किस तरह से अपने पर्सनहुड के बारे में भी अपने आप को वो डिफेंड कर रही थी, वो सारी बातें यहाँ पर उससे भी उसके कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि मोरल कंपास, शी एक्सपोज द हाइपोक्रेसी और हिपोक्रेसी एंड अनराइटनेस, मतलब अधर्म। ठीक है, अधर्म की बात हो रही है ऑफ द सिचुएशन, पुशिंग द असेंबली। असेंबली कौन? जो बड़े बड़े जो एल्डर्स बैठे हुए थे, so she exposed and pushing the assembly to confront the ethical failure, not just the legal loophole. ठीक है, यहाँ पे loophole की भी बात हो रही है। फोर साइड के बारे में बताते हैं कि हर क्वेश्चन से revealed she saw beyond the game and understanding the profound moral implications and the violation of her rights as a woman and a queen. ठीक है, फिर हम बात करेंगे फोर साइड के बारे में। तो फोर साइड का भी आप बता देंगे कि दूरदर्शिता जिसको बोलते हैं, तो हर क्वेश्चन जो है ना वो बार बार रिवील करते हैं कि शी सॉ दैट बियॉन्ड द गेम और हर अंडरस्टैंडिंग दैट profound more implications or the violation of her rights as a woman or as a queen. So these things shows her foresightness, challenging traditional narratives. ठीक है, इसमें आप बताएंगे कि how Draupadi's perspective challenges the traditional portrait of women in epics. तो वो उन चीज़ों को कैसे चैलेंज करती है वो बताएंगे आप। कंटेक्स्ट ऑफ लॉ एंड कस्टम, दे हाईलाइट हाउ हर क्वेश्चन रिवील contradictions within the established laws and customs of the time, particularly regarding women's right की यहाँ पर बात हो रही है। एट्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रेटेजिक रिलायंस।
By raising technical legal questions, she sought to buy time and force the court to recognize the immorality of the situation. She acted as her own advocate. ठीक है, own advocate to recognize, and when her five husbands were bound by their interpretation of dharma to remain silent. Ninth है moral conscience and auditor of dharma. So she acted as a mirror of true elders, exposing the moral hollowness of their ritualistic adherence of law while they stood by as a woman was molested. ठीक है, her character symbolizes resistance against systematic gender and social injustice. इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे. कंक्लूजन में आप बता देंगे कि these questions ultimately highlighted that dharma was in a state of decay. ठीक है, as the elders could not give a straight answer to a logically sound inquiry. Her character thus acts as the moral conscience of the epic, serving as the catalyst for the eventual war of Kurukshetra to restore justice. ठीक है, इतना सा हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से. अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर जैसे द्रौपदी के बारे में पूछा गया है. लास्ट ईयर यहाँ पर कुंती के बारे में पूछा गया था. ठीक है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी आप ध्यान से पढ़ के जाना. तो महाभारत से किसी भी कैरेक्टर के बारे में कुछ भी पूछ लिया जाता है. ठीक है, बट महाभारत हम सब लोगों ने देखी है, पढ़ी है, तो इतना टफ नहीं होगा. बट हाँ, फिर भी थोड़ा सा जैसे यहाँ पर उसके कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया. अब अगर मान लो तुम लोग महाभारत देख रहे हो, तो उस टाइम हमें ये समझ में नहीं आता कि हम जब द्रौपदी का जो वो सीन देख रहे होते हैं, तो उसके कैरेक्टर के बारे में हम नहीं समझ पाते हैं, है ना. लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है ना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप पढ़ के जा रहे हो तो उसको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ पढ़ के जाना, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. अब यहाँ पर द्रौपदी के क्वेश्चन और उसका कैरेक्टर पूछ लिया है. लास्ट टाइम उसमें कुंती के बारे में क्वेश्चन आ गया था. ठीक है, तो कुंती का जो भी रोल रहा है उस पर कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी कैरेक्टर के बारे में आपसे महाभारत में से पूछ लिया जाएगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको छोड़ना मत. मैं ये सारे क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोगों को ना कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा छोड़ना है, कौन सा रखना है, या कौन सा नहीं आएगा. तो मैं सारे ही करवा देती हूँ. ओके, तो कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा. नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंसेस ऑफ Vidur's speech before the departure of Pandavas to the forest as a consequences of the second game of dice. ओके, यहाँ पर विदुर पे भी क्वेश्चन आए. चलिए देख लेते हैं. तो हम सबसे पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि विदुर जो है, विदुर स्पीच बिफोर द पांडवास फॉरेस्ट एग्जाइल फॉलोइंग द सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर पूछा हुआ है, यहाँ पे सेकेंड गेम ऑफ डाइस. ओके, so was a constituency but a crucial moral and philosophical philosophical ठीक है, intrude. He advised Yudhishthira to embody the qualities of water. ठीक है, water मतलब सेल्फलेसनेस से उसने वाटर से उसको कंपेयर किया है. ठीक है, विंड को उसने स्ट्रेंथ बताया. ओके, देन अर्थ मीन्स पेशेंस. ठीक है, तो ये तीन विदुर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, तो उसने युधिष्ठिर को बोले थे कि वाटर लाइक सेल्फिशनेस, विंड स्ट्रेंथ, अर्थ पेशेंस, टू नेविगेट सफरिंग एंड हाईलाइटिंग द डिफरेंसेस बिटवीन नोबल एंड बेस नेचर. एंड ऑल्सो विदुर एम्फसाइजिंग दैट ट्रू धर्मा जो है दैट लाइज इन राइटियस कंडक्ट डिस्पाइट एडवर्सिटी.
foreshadowing the Pandavas' need for inner resilience against Duryodhana's relentless malice or setting a standard for virtuous living during their harsh exile. ठीक है, तो ये थोड़ा-सा हम बता देंगे कि विदुर क्या कहना चाहते थे उनको, किन-किन चीज़ों के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनका फ़ॉरेस्ट को डिपार्चर करने से पहले मतलब जंगल के लिए जो वनवास मिला था उससे जाने से पहले, विदुर जो है वो क्या कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें उन सबको बताते हैं पांडवस को। तो उनके इस बारे में थोड़ा-सा ये इंट्रोडक्शन में लिख देना, उसके बाद हम एक-एक पॉइंट लेते हैं, ओके? या सिग्निफिकेंसेस की बात कर लेते हैं हम। चलिए सिग्निफिकेंसेस में हम पहला पॉइंट लिखेंगे मॉरल कंपास। इसका मतलब है कि विदुर जो है विदुर द एम्बडीमेंट ऑफ विजडम provided Yudhishthira with ethical guidelines for their impending exile and also focusing on Vidur Niti principles like righteous conduct और self control। तो moral compass की यहाँ पर कंपास की बातें की गई हैं, तो किस तरह से युधिष्ठिर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो सब उन्होंने बताया यहाँ पर। सेकंड है या सेकंड हमारा मेटाफोरिकल लेसन। पहला तो इन्होंने जो मोरल कंपास की बात कर दी इन्होंने, दूसरा है मेटाफोरिकल लेसन की बात कर लेते हैं। मेटाफोरिकल में इन्होंने वाटर, विंड और अर्थ के बारे में बताया, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दिया था। तो वाटर को उन्होंने जो बताना चाहा कि अपने हाउ युधिष्ठिर हैव टू मेक हिज नेचर लाइक अ वाटर, विंड और अर्थ। तो इन तीनों चीज़ों का क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों उन्होंने इतना उस पर जोर दिया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने जैसे युधिष्ठिर को बोला कि बी अ वाटर, लाइक वाटर फॉर ह्यूमिलिटी, सेल्फलेसनेस एंड सस्टेनिंग लाइफ। तो पानी जिस तरह से किसी में भेदभाव नहीं करता, ठीक है? और एक सस्टेनिंग लाइफ के लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट होता है और ह्यूमिलिटी। तो इन चीज़ों के लिए बिल्कुल विदुर का कहने का मतलब ये था कि यू हैव टू बी लाइक वाटर। वाटर मतलब विनम्रता हो जहाँ पर, निस्वार्थ हो और एक जीवन को सस्टेन रखने के लिए, ठीक है? देन विंड, इसमें इनविजिबल स्ट्रेंथ और पर्सिव इन्फ्लुएंस। एक पर्सिव इन्फ्लुएंस मतलब एक अपना एक अलग ही एक मास लेवल पर जो अपना प्रभाव छोड़ सके, ठीक है? उस तरह का बनने के लिए। और अर्थ फॉर अनवेवरिंग पेशेंस एंड सस्टेनेबिलिटी स्टेबिलिटी। तो इसमें यहाँ पर ये कि एक तो अनवेवरिंग पेशेंस रखना है, मतलब एक ऐसा पेशेंस जो टूटे ना, ठीक है? अटूट धैर्य जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। और सस्टेनेबिलिटी, उसके लिए अर्थिंग के जो ये पाठ पढ़ाए थे उन्होंने, ठीक है? शिक्षा दी थी मतलब उनको जंगल फॉरेस्ट जाने से पहले। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रास्ट विद कौरव्स। जो विदुर जो कहना चाह रहे थे, अकॉर्डिंग टू हिम दैट हिज वर्ड्स अंडरस्कोर्ड द मोरल डिके इन हस्तिनापुर, जो बिकॉज ऑफ दुर्योधन ग्रीड और धृतराष्ट्र ब्लाइंडनेस। तो हिज वर्ड्स अंडरस्कोर द मोरल डिके, ठीक है, वर्सेस द पांडवास पाथ ऑफ धर्मा। ये दोनों चीजें हो गई पाथ ऑफ धर्मा। These both things showing the spiritual cost of their worldly losses। ठीक है, तो कंट्रास्ट विद कौरवास की बात हो गई यहाँ पे। एक और नेक्स्ट पॉइंट लिख देती हूँ, प्रिपरेशन फॉर एडवर्सिटी। द लेसन्स वर प्रैक्टिकल गाइड। जो विदुर ने जो लेसन दिए हैं पांडवास को, तो इट वॉज अ प्रैक्टिकल गाइड फॉर एंड्यूरिंग द 12 years of forest life and 13 year of incognito exile। So these lessons were preparing them for deeper spiritual growth through suffering। ओके, तो इसीलिए ये जो हेडिंग है ये प्रिपरेशन फॉर एडवर्सिटी बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट हम बना लेते हैं इसको कंटेक्स्ट फॉर द सेकेंड गेम। ओके,
इसमें क्या लिखेंगे आप कि स्पीच जो थी ना, दैट स्पीच अकर्ड आफ्टर फर्स्ट गेम्स ह्यूमिलिएशन बट बिफोर द फाइनल दैट वाज मोर devastating second game where Draupadi was lost and the exile decreed, reinforcing the Pandavas' need for inner strength as they faced deeper injustice. Okay, कंट्रास्ट फॉर सेकंड गेम, ये जो पहला ये जो गेम हुआ था उसके और सेकंड गेम से पहले उसके बीच में जो भी चीजें हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग बनेगी वो है प्रैक्टिकल प्रोटेक्शन फॉर द लीनिएज। विदुर एक्टेड एज अ गार्जियन फॉर द फैमिली स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ड्यूरिंग देयर पीरियड ऑफ वल्नरेबिलिटी। ठीक है, इसमें ही फर्स्ट पॉइंट हम बनाएंगे सेफ गार्डिंग कुंती। तो एज रिकॉग्नाइजिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप ऑफ फॉरेस्ट लाइफ विदुर इंसिस्ट दैट द एजिड एंड वीक, क्योंकि कुंती जो है वो एजिड हो चुकी थी और वीक भी हो चुकी थी। ठीक है, कुंती स्टे इन हिज होम रादर देन अकम्पनी हर सन्स इनटू एग्जाइल। दिस secured her safety and provided the Pandavas with peace of mind. So safeguarding Kunti, then ensuring unity. He argued, Vidur argued the brothers to remain united. कौन? पांडवास की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, as their collective strength and bond would be their primary defense against future Kauravas plots. ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग होगा हमारा symbolic and narrative role. Vidur's speech marks as a clear moral boundary between the two sides, कौरव और पांडवास। तो इसी में फर्स्ट पॉइंट बनेगा वॉइस ऑफ धर्मा। एज द रिकारनेशन ऑफ धर्मा याम, his words highlighted that the Pandavas were the rightful followers of righteousness, while the Kauravas had invited their own destruction by ignoring his warnings. तो वॉइस ऑफ धर्मा के बारे में विदुर ने जो भी बताया है वो लिख देंगे हम। देन predicting success, his blessings acted as a prophetic assurance of Pandava's eventual victory and inspiring them to face their ordeal with resilience rather than despair. Critic of the Kuru court. He was a big critic of Kuru court. तो इसमें हमारा पॉइंट बनेगा धृतराष्ट्र फेलियर। विदुर used the occasion to once again warn King Dhritarashtra at his blind affection for Duryodhan and refusal to uphold justice would inevitably lead to the moral annihilation of the Kuru phase. Then आप conclusion लिख देना। Conclusion में हम लिखेंगे कि Vidura's words were a moral compass guiding the Pandavas to maintain their virtue amid adversity while simultaneously condemning the Kaurav's unrighteous path and setting the stage for the epic war to come. That's it. Next question हम करेंगे critically comment on characterization in मृच्छकटिका। मृच्छकटिका जब नाटक लिखा गया था उसमें जो कैरेक्टर्स का जो सिलेक्शन हुआ था उस पर क्रिटिकली आपने कमेंट करने हैं। ओके, तो जो भी आर्टिस्ट थे, जो भी हीरो हीरोइन थे, जो भी कैरेक्टर्स थे, ठीक है, उनको क्रिटिकली आपने उसके बारे में बताना है। मृच्छकटिका, ठीक है। चलिए इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे हम कि कैरेक्टराइजेशन इन शूद्रका। मृच्छकटिका किसने लिखा था? शूद्रकाज, ठीक है। is celebrated for its realism and departure from the rigid Sanskrit dramatic canons of Natya Shastra. Unlike the idealized heroes of Kalidas, जो शूद्रकाज कैरेक्टर्स हैं, they are citizens of the world. Citizens of the world. Vividly drawn from every stratum of society, including gamblers, thieves और executioners. ठीक है, इतना हम लिख देंगे
इसके बाद मैं एक एक हेडिंग लूंगी और उसके हेडिंग के कुछ पॉइंट्स लिखती जाऊंगी सो दैट वी कैन मेक इट मोर क्लियर। यस, सो फर्स्ट हेडिंग होगी हमारी द ह्यूमनाइज्ड हीरो चारुदत्ता। ठीक है, चारुदत्ता इज अ धीरोदत्ता मीन्स नोबल एंड जेनरस, noble or generous hero. Yet he is uniquely characterized by his impoverished state. तो इसी में पहला पॉइंट होगा हमारा ethical paradox. While virtuous, he is a passive character who allows events to happen to him rather than initiating action. His heroism lies in his steadfast moral integrity and his sensitivity to the plight of others, even as he faces his own death. ठीक है, तो एथिकल पैराडॉक्स हो गया। सेकंड पॉइंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉमन मैन। अनलाइक रॉयल हीरोज इन नाटकों में जितने भी रॉयल हीरोज जिस तरह से दिखाए जाते हैं, चारुदत्त जो है ही रिप्रेजेंट्स द स्ट्रगल ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ like financial ruin, social humiliation, ठीक है, एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन दिस मचकटी का जो चारुदत्त हैं ही इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कॉमन मैन्स लाइफ। ठीक है, ही शोज द कॉमन मैन्स लाइफ, his their struggle in their ordinary life, their financial crisis, social humiliation and the domestic responsibilities. Second लिखेंगे हम अनकन्वेंशनल हीरोइन वसंत सेना। अभी हमने चारुदत्ता की बात कर ली यहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं वसंत सेना के बारे में। सो वसंत सेना इज परहैप्स द मोस्ट ओरिजिनल कैरेक्टर इन संस्कृत लिटरेचर। वसंत सेना के बारे में ऐसा कहा जाता है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक होगा एजेंसी एंड इंडिपेंडेंस। She breaks the mold of the submissive heroine by taking the initiative in her romance with Charudatta. As a wealthy courtesan, she possesses economic power but lacks social rights, creating a complex lesson in her character. Okay, so agency और independence जो उसके कैरेक्टर में थी, उसके नेचर में थी, उसके बारे में बता देना। देन मैटरनल इंस्टिंक्ट, जो वसंत सेना का जो कैरेक्टर है दैट इज डिपेंडेड थ्रू हर इंटरेक्शन विद चारुदत्ता सन रोहन सेना। By filling his clay art with jewels, she demonstrates a selfless desire to belong to a domestic, humble world, ठीक है, rather than her own luxurious but isolated existence। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऑर्डिनरी लाइफ ही चाहती थी। ठीक है, उसको कोई बहुत लग्जूरियस लाइफ जैसे होता है बट लास्ट में वो आइसोलेशन ही मिलता है वहां पर, तो उसको वो सब नहीं चाहिए था। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं यहाँ पर अपना थर्ड पॉइंट, द मल्टी डायमेंशनल विलेन सकारा। सकारा इज अ मास्टर class in characterization and that is blended with brutal lust and with comic ignorance. Is brutal lust and with comic ignorance। ठीक है, तो absurdity फर्स्ट पॉइंट बनाएंगे हम। ही इज फेमस फॉर हिज malapropisms and absurd mythological blunders with provide a dark satirical humor। Then critic of power, जो सकारा है यहाँ पर, he is he represents the corrupt and unsustainable oppression of the state and by using his relationship to the king to bypass all legal and moral boundaries। so critic of power लिख देंगे हम। नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे एलिवेटेड स्टॉक कैरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी हुई एलिवेटेड स्टॉक कैरेक्टर। सुद्रका ट्रांसफॉर्म्स ट्रेडिशनल स्टॉक कैरेक्टर्स इनटू लिविंग इंडिविजुअल्स। लाइक फर्स्ट है द विदुषका। Unlike the typical
ग्लूटोनस बुफोन्स जो मैत्रेय जिसको बोलते हैं मैत्रेय, ठीक है, इज अ लॉयल और सेंसिबल काउंसलर हु क्वेश्चंस चारुदत्ता अगेंस्ट हिज reckless philanthropy. His devotion extends to a readiness to die alongside his friend Sharvilaka, a Brahman thief who uses his education or intellect to commit robbery for love. Robbery for love. Representing the desperation of intelligentsia under a failing regime. एक कैरेक्टर ये हो गया, दूसरा सर्विला का. देन द कोर्टियर Vita, a man of education trapped in the service of the villainous Sansthanka, that he eventually finds the moral courage to defect, or highlighting the inner conflict of a refined man in a corrupt environment. Next heading लिखेंगे critical observation. Critical observation में आप बताएंगे सबसे पहले social panorama. ये जो play है इसमें the play is a prakarna, means drama of inventions. Drama of inventions. Okay, allowing Suduraka to include characters like shampooer turned monk and executioners who display moral humanity than the high-born villains. तो सोशल पैनोरमा के बारे में थोड़ा सा बता देना, उसके बाद जेंडर लिमिटेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि डिस्पाइट द एजेंसी ऑफ वसंत सेना, क्रिटिक नोट द इनसफिशिएंट पोर्ट्रेयल ऑफ चारुदत्ता's wife Dutta, whose voice is largely silenced or relegated to traditional domestic submission. एक और लिख देती हूँ रेजोल्यूशन में आप बताएंगे कि द एंडिंग while happy reinforce certain societal structures even while critiquing them. A common debate point in critical analysis say this article and this other article. देन हम कंक्लूजन लिख देंगे. कंक्लूजन में आप बताएंगे कि सुदरका's characters are praised for their psychological complexity, vibrant humanity, and role in exploring timeless themes, even as their ultimate fates invite critical discussion on societal limitation. ठीक है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. यहाँ पर एक जो लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है एक्सप्लेन हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्मा इज सेंट्रल टू द स्ट्रक्चर ऑफ महाभारत. ठीक है, कि धर्म जो था वो महाभारत का एक सेंट्रल पॉइंट कैसे था, क्या कॉन्सेप्ट था ये धर्म का. तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं फटाफट से. चलिए हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन. तो धर्म की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा भी है, महाभारत देखी होगी, पढ़ा भी होगा. सारा जो महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म पर ही डिपेंड है. कौरवों का क्या धर्म था, पांडवों का क्या धर्म था. धर्म मतलब कि क्या सही और क्या गलत होता है उसकी समझ होना और उसके अकॉर्डिंग ही अपना लाइफ को मतलब जीवन जीना. ठीक है, तो धर्म जो था, धर्म इज द सेंटर ऑफ टू द महाभारत स्ट्रक्चर एज द एपिक्स कोर कन्फ्लिक्ट. किसके बीच था, कौरव के बीच और पांडवों के बीच था. एंड ड्राइविंग फोर्स रिजॉल्व्स अराउंड डिफरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्यूटी. जो मैं धर्म की बात कर रही हूँ ना, इसी के बारे में बात करेंगे हम, जिसमें ड्यूटी, राइटियसनेस और मॉरल लॉ. एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स एथिकल डायलेमास थ्रू कैरेक्टर्स लाइक युधिष्ठिरा and Krishna, who guides Arjun to fight for justice despite personal cost, demonstrating Dharma as a nuanced, context dependent path to truth and cosmic order rather than rigid rules, with the war itself being a massive struggle to re-establish. Then, in short, the concept of Dharma, that is righteousness, duty, or universal order, moral law,
is the foundation, foundational that anchors the entire structure of Mahabharata. It is not merely a theme, but सिर्फ एक थीम नहीं थी, but the central driving force of the plot था, which was helping या which was uh, determining or shaping character motivations, narrative arcs and epic's ultimate resolution. अब एक एक हेडिंग के साथ इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं. नैरेटिव फ्रेमवर्क एज अ धर्म योद्धा, धर्म युद्ध. ठीक, दिस एंटायर structure centers on Kurukshetra war, which is explicitly defined as a धर्म युद्ध, righteous war, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. This war is not just a dynastic struggle, but a cosmic necessity to restore dharma. In an age of moral decay, even major events from the origin of Kuru dynasty to the aftermath of the war is measured against the yardstick of dharma. तो नैरेटिव फ्रेमवर्क की बात कर लेंगे हम. सेकंड पॉइंट बनेगा हमारा कैरेक्टर आर्कटाइप्स एंड स्वधर्मा. The characters are designed to personify various phases and dilemmas of धर्म. ठीक है, स्वधर्म की यहाँ पर बात हो रही. पहला है युधिष्ठिर. Yudhishthir, known as Dharmraj, he is structurally the embodiment of justice or moral orders. Through he frequently faces dilemmas where his personal principles conflict with political necessity. अर्जुन की बात कर लेते हैं. अर्जुन represents the struggle of Swadharma. ठीक है, means individual's duty. His crisis on the battlefield when choosing between his duty as a warrior and his love for family, that leads to the Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. ठीक है, a central philosophical discourse that justifies the war's necessity. इसके बाद भीष्म आते हैं. भीष्म जो है, he illustrates the rigidity of dharma, his unwavering vow of celibacy or loyalty to the throne that forces him to fight on the side of adharm. ठीक है, adharm, highlighting how even noble intentions can lead to conflict if they lack higher discernment. Structural paradox, Sukshma Dharma. A recurring structure element is the concept that dharma is sukshma, matlab subtle or complex. This epic is structured or present numerous dharma sankats, ethical dilemmas, where no single right answer exists. ठीक है, तो इसी में द डाइस गेम आ जाता है. सबसे पहले युधिष्ठिर की जो एडेयरेंस है टू द हीरोइक कोड ऑफ नॉट रिफ्यूजिंग अ चैलेंज leads him to lose his kingdom or brothers, that creating a structural crisis that questions the nature of righteousness. Deception in war. The Pandavas, guided by Krishna, ठीक है, use morally questionable tactics like death of Drona or Ashwatthama to defeat the Kauravas, structurally arguing that a greater dharma can override specific codes of conduct. तो डिसेप्शन इन लॉस हो जाएगा. इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज, पुरुषार्थ. महाभारत इज स्ट्रक्चरली एन एलोबरेशन ऑफ द 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें पुरुषार्थ है, धर्म है, ठीक है, अर्थ और काम एंड मोक्ष. The text is repeatedly illustrates that pursuing earth and calm without the foundation, ठीक है, without foundation of dharma leads to catastrophe as seen in the downfall of Duryodhana. Finality and resolution. This epic concludes with the theme of dharma leading to victory. यथो धर्म जिसको बोलते हैं, तथो जया बोलते हैं जिसको. However, the structure also includes the Shanti Parva. Shanti Parva.
बुक ऑफ पीस जिसको बोलते हैं, एंड अनुष्ठान पर्व, बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मासिव सेक्शन डेडिकेटेड एंटायरली टू teaching Raj Dharma, the duty of king, and universal morality, ensuring the narrative that serves as a permanent moral guide. Thematic exploration. Dharma is not rigid set of rules but a flexible contextual concept, constantly challenged or reinterpreted, showing that upholding it involves deep discernment or carries burdens, sometimes even leading to suffering, as in post war. अब बता सकते हैं इसके बारे में. Then driving force of plot. Key events. कौन कौन से थे key events? Like Draupadi's public shaming are pivotal moments where dharma is invoked or tested. With divine intervention or the power of dharma itself protecting the virtuous, reinforcing its importance. तो ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्लॉट तो जो एक प्लॉट बना था वो द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था, जो ह्यूमिलेशन हुआ था, उसके बारे में आप बता देंगे थोड़ा सा. इसके बाद हम कंक्लूजन लिख देंगे. कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि द महाभारत uses dharma as its central question or answer, exploring what it means to live righteously in a right way, the challenges to the path and the consequences of choosing dharma or adharma in every phases of life, and governs, making it central to both its plot and enduring philosophical message. That's it. चलिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.